Let's start. So today we are going to study about neuromuscular coordination, in coordination and Frankel exercises. Okay. So what is coordination? Neuromuscular coordination क्या होता है? Neuromuscular coordination is nothing but smooth, accurate and purposeful movement. ये तीन वर्ड्स अच्छे से याद रख लो कोऑर्डिनेशन में. ठीक है. स्मूथ मतलब क्या होता है? व्हाट्स द मीनिंग ऑफ स्मूथ? मतलब movement without restriction. Okay, movement without restriction. And what is accurate? Accurate का मतलब क्या होता है? Accurate मतलब सेम डायरेक्शन में. अगर हम जैसे रिस्ट रिस्ट को फ्लेक्स कर रहे हैं, रिस्ट फ्लेक्शन कर रहे हैं या एक फिस्ट बना रहे हैं, तो हमारी फिंगर्स एकदम सेम डायरेक्शन में जाती है, बराबर एक फिस्ट बनाती है. ओके, इट मेक्स अ प्रॉपर फिस्ट. And purposeful movement. What's the meaning of purposeful movement? Purposeful movement मतलब like हमें जो भी movement करना होता है, like for example holding a pen, okay, और holding a glass of water. ठीक है, ये जो भी movement होते हैं उसको क्या बोलते हैं? Coordination movement, right? Smooth, accurate and purposeful movement brought about integrated action of many muscles, right? इसका मतलब क्या है? मतलब जब हमारी जो मूवमेंट होती है, ठीक है, जो भी मूवमेंट होती है हमारी, वो सिर्फ एक मसल की वजह से नहीं होती है. ओके, उसमें बहुत सारे मसल्स इन्वॉल्व होते हैं. ओके, आगे जाके फिर हम पढ़ेंगे, देखेंगे. ओके, एक मसल इन्वॉल्व नहीं होती है, बहुत सारे मसल्स इन्वॉल्व होते हैं. चाहे हम फ्लेक्शन करें या एक्सटेंशन करें, हम एक मसल का काम नहीं होता है, ये 3-4 मसल्स के काम होती है मूवमेंट कराने की. ओके, सो कोऑर्डिनेशन का डेफिनेशन आ गया समझ में? सी द 3 पिलर्स ऑफ कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट. ये 3 चीजें अच्छे से याद रख लो. कोऑर्डिनेशन मूवमेंट का मतलब है स्मूथ, एक्यूरेट एंड पर्पसफुल. ठीक है. अब ये जो हमारी न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन जो मूवमेंट होती है, राइट, कोऑर्डिनेशन जो मूवमेंट होती है वो कैसे होती है? लाइक हाउ इज इट पॉसिबल? किस वजह से होती है? सो हियर वी हैव 3 चीज में हमने डिवाइड किया है. ठीक है. ग्रुप एक्शन ऑफ मसल्स, नर्वस कंट्रोल एंड कैनेस्थेटिक सेंसेशन. ओके, ग्रुप एक्शन ऑफ मसल्स क्या होता है? अभी मैंने बताया कि एक मसल काम नहीं करती है, तो पूरे मसल्स मिलकर काम करते हैं. ठीक है. मसल्स डू नॉट वर्क सिंगली बट इन ग्रुप्स, राइट. मसल सिंगली वर्क नहीं करती है, वो ग्रुप में मसल वर्क करती है. कैसे? एगोनिस्ट. यहाँ हमारे पास है. ठीक है. एग्जाम्पल के लिए हम बाइसेप्स कर्ल लेते हैं. ठीक है. जब हम एक डंबल उठाते हैं, तो जब हम फ्लेक्शन करते हैं, ओके, वो मूवमेंट हम एग्जाम्पल के लिए लेते हैं. एगोनिस्ट का मतलब क्या होता है? किसी को पता है? प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा. एनीवन? अदिति, हर्षवर्धन, अल्फिया. व्हाट इज मीन बाय एगोनिस्ट? एगोनिस्ट का मतलब क्या होता है?
नो। अच्छा ठीक है, मैं बताती हूँ। ठीक है, एगोनिस्ट का मतलब होता है कौन सी भी मसल्स जो मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, मतलब मेन मसल, जो मेन मसल होती है ना, मेन जो मसल होती है, उस उसको हम बोलते हैं एगोनिस्ट। ठीक है, ये है हमारी मेन मसल्स, कौन सी, बाइसेप्स। ठीक है, बाइसेप्स हमारी क्या करती है, फ्लेक्शन करने में हेल्प करती है। ठीक है, प्राइम मूवर मतलब वो मेन मसल होती है हमारी। ठीक है, जो भी मेन मसल होती है कौन से भी मूवमेंट को, उसको क्या बोलते हैं, एगोनिस्ट। याद रखो, ओके, क्या बोलते हैं, एगोनिस्ट। ठीक है, अब एगोनिस्ट तो एक मसल हो गई हमारी, एक मसल काम कर रही है फ्लेक्शन के लिए, मेन जो मसल है हमारी बाइसेप्स है। ठीक है, अब और दूसरी भी, मैंने क्या बोला, और दूसरे मसल्स भी काम करते हैं हमारी एक मूवमेंट के लिए, बहुत सारे मसल्स काम करते हैं। तो दूसरी कौन सी मसल हो, क्या कौन सी मसल बोलेंगे हम, वेट, हाँ, एंटागोनिस्ट। एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट क्या है, किसी को मालूम है, एनीवन नोज? ओके, सो एगोनिस्ट का अपोजिट मतलब एंटागोनिस्ट, मतलब एंटागोनिस्ट का क्या काम होता है, अपोजिस द मूवमेंट। ठीक है, जो भी मूवमेंट होती है उसको वो अपोजिट अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाता है। जैसे आप बाइसेप्स का काम है फ्लेक्शन करना, और यहाँ पर पीछे क्या होती है हमारी, ट्राइसेप्स। ट्राइसेप्स का काम क्या होता है, एक्सटेंशन करना। तो एगोनिस्ट क्या करती है, इसको अपोज करती है, अपोजिट मूवमेंट लाती है, और क्या करती है, हमारे जो मूवमेंट्स को वो रिलैक्स करती है। ठीक है, ट्राइसेप्स रिलैक्स एंड येल्ड टू अलाउ मूवमेंट। ठीक है, मसल्स को, जो हमारी ये मसल्स होती है ट्राइसेप्स, क्या करती है, रिलैक्स कर देती है, और बाइसेप को अपना काम करने देती है। ठीक है, एगोनिस्ट का मतलब होता है अपोजिट वाली जो मसल होती है ना, एंटागोनिस्ट का मतलब होता है अपोजिट वाली मसल्स। ठीक है, एगोनिस्ट का मतलब होता है मेन जो मसल होती है उसको बोलते हैं हम एगोनिस्ट, मेन जो मसल काम करती है उसको बोलते हैं एगोनिस्ट। और एंटागोनिस्ट किसको बोलते हैं, जो अपोजिट मसल होती है। ठीक है, अब अब और कौन सी मसल है, सिनर्जिस्ट। ठीक है, अब सिनर्जिस्ट क्या होता है, व्हाट इज सिनर्जिस्ट, हाँ, किसी को मालूम है? ओके, सो सिनर्जिस्ट क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ मसल होते हैं जो हमारी एगोनिस्ट को, जो मेन मसल है हमारी, ये जो हमारी मेन मसल है, ओके, तो हमारी जो ये मेन मसल है हमारी, ठीक है, उसको हेल्प करती है। ठीक है, सिनर्जिस्ट का काम क्या होता है, मेन मसल को असिस्ट करना, हेल्प करना। कौन सी मसल है, ब्रेकियोरेडियलिस। ब्रेकियोरेडियलिस प्रिवेंट्स अनवांटेड डाइवेशन at the wrist, ensuring action only occurs at the target joint. सिनर्जिस्ट का काम क्या होता है, हमारी मेन मसल को असिस्ट करना, और ये ध्यान रखना कि वो कोई दूसरी जॉइंट में मूवमेंट ना हो। ठीक है, यहाँ पर मैंने अच्छे से लिखा है, सिनर्जिस्ट मतलब गाइड। ठीक है, एगोनिस्ट मतलब प्राइम मूवर, मतलब जो मेन मूव करती है। अब एक लास्ट है ग्रुप, फिक्सेटर। फिक्सेटर का मतलब क्या होता है, फिक्सेटर कौन सी मसल्स होती है, ओके, तो फिक्सेटर क्या होती है, मसल्स दैट स्टेबलाइज द ओरिजिन ऑफ एगोनिस्ट। एगोनिस्ट क्या है हमारी मेन मसल, ये हमारी मेन मसल है ना एगोनिस्ट। फिक्सेटर का क्या काम होता है, हमारी मेन मसल का जो ओरिजिन है, जहां से ये ओरिजिन हो रही है, वो वहां को उसको क्या करती है, फिक्स करके रखती है, पकड़ के रखती है। ठीक है, अच्छा, ठीक है, हमारी जो मेन मसल होती है उसको क्या करती है, फिक्सेटर पकड़ के रखती है। कौन सी मसल्स है वहां पर, शोल्डर जॉइंट में डेल्टॉइड स्टेबलाइजेस द ओरिजिन पॉइंट एट द ग्लिनोह्यूमेरल जॉइंट, सो द मूवमेंट इज एंकर्ड, मतलब मूवमेंट फिक्स हो जाता है। ठीक है, ग्रुप ऑफ मसल समझ में आ गए, एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, सिनर्जिस्ट, फिक्सेटर समझ में आया सबको? चलो ठीक है, अच्छा, हमारा मेन मुद्दा क्या था, कोऑर्डिनेशन मूवमेंट्स थे, राइट। तो हमारा, मैंने समझा दिया, कोऑर्डिनेशन मूवमेंट में न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन मूवमेंट
में किस वजह से होता है? एक रीजन होता है ग्रुप एक्शन ऑफ मसल्स हो जाता है, ठीक है। अब दूसरा रीजन क्या होता है? नर्वस कंट्रोल। ऑब्वियसली मसल्स काम कर रही है हमारी, लेकिन मेन मेन कहाँ से आएगा? उसको सिग्नल्स कहाँ से मिलेंगे? हमारे ब्रेन से, है ना। नर्वस सिस्टम से हमारे को सिग्नल्स मिलेंगे ना, तभी तो हमारी मसल काम करेंगी, ठीक है। तो उसमें क्या क्या आएगा? मोटार पाथवे, मोटार पाथवे, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, सेरिबेलम, ठीक है। आई होप ये क्लास हुई होंगी। ठीक है। नर्वस कंट्रोल, द ब्रेन एंड मोटर पाथवेज इनिशिएटिंग एंड रेगुलेटिंग द सिग्नल्स। यहाँ पर देखो मैंने एक डायट बताया है। सी फॉर एग्जाम्पल के लिए लो, एग्जाम्पल के लिए एक ग्लास ऑफ वाटर है, ठीक है। हाँ, एक ग्लास है। अब हमारी आंखें क्या करती है? उसको देख रही है, राइट। हमारी आंख आंख क्या कर रही है? उसको देख रही है। तो ये क्या हो रहा है? सिग्नल्स, हमारी आंखें सिग्नल्स कहाँ जाके पहुंचा रही है? हमारी ब्रेन में, ठीक है। विजुअल इनपुट हुआ, क्या हुआ? फोटो रिसेप्टर्स हुआ, किसमें? आंखों में। क्या करी उसने? ग्लास को डिटेक्ट करा, ठीक है, कि ग्लास है हमारा यहाँ पर। अब वो जाकर सिग्नल कहाँ देगा? अपनी ब्रेन में। ब्रेन में कहाँ देगा? सेरिब्रम में, ठीक है। सेरिब्रम में, मोटर कॉर्टेक्स में ये हमें सिग्नल देगा, क्या बोलकर? कि यहाँ पर एक ग्लास रखा हुआ है, ठीक है। तो सेरिब्रम क्या करेगा? प्लान करेगा, ठीक है। सिग्नल को कैसे कैसे इनिशिएट करना है, कैसे पहुंचाना है, कैसे करना है, वो प्लान करेगा। कौन? सेरिब्रम करेगा, मोटर कॉर्टेक्स। फिर वो क्या करेगा? मैसेज क्या करेगा? पहुंचाएगा कहाँ पर? सेरिबेलम में। ये रहा हमारे सेरिबेलम। हमारा सेरिबेलम किसके लिए यूज होता है? उसके फंक्शंस क्या है सेरिबेलम के? बैलेंस करना, ठीक है। मेंटेन, पोस्चर मेंटेन करना, गेट मेंटेन करना, ये सब हमारे सेरिबेलम का फंक्शन है ना। और सेरिब्रम का हमारा फंक्शन क्या है? हमारा जो सेरिब्रम है उसके फंक्शंस क्या है हमारे? हाँ, सेरिब्रम के हमारे फंक्शन क्या है? रेगुलेशन ऑफ मूवमेंट, मूवमेंट का रेगुलेट करना, मतलब वो मूवमेंट को उसके सिग्नल्स पहुंचाना, ठीक है। अब हो गया हमारा, यहाँ पर सिग्नल आ गया। अब सेरिबेलम कॉर्टेक्स में सिग्नल आया, तो वो क्या करता है? कैलकुलेट करता है डिस्टेंस, कि कितनी दूर पे ग्लास है। हाँ, राइट, ओके। तो राइट, गुड हर्षवर्धन। सेरिबेलम का काम कोऑर्डिनेशन भी है, एक और फंक्शन, ठीक है। ये कोऑर्डिनेशन, मूवमेंट्स है, बैलेंस है, ठीक है। तो अब क्या करेगा उन्हें? क्या सेरिबेलम क्या करेगा? डिस्टेंस को कैलकुलेट करेगा, ठीक है। फिर हमारी पोस्चर को एडजस्ट करेगा, और फिर हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे, कैसे? फिर वो मैसेज पहुंचाएगा हमारे मसल्स के पास। किससे पहुंचाएगा? मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू, ठीक है। मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू वो क्या करेगा? सिग्नल पहुंचाएगा हमारे मसल्स के पास। फिर हमारा एक्शन होगा और हम उस ग्लास को पकड़ लेंगे, ठीक है। समझ में आ गया? न्यूरल पाथवे है ये हमारा। दूसरी चीज है कोऑर्डिनेशन का, दूसरा चीज है, एक तो मसल्स के थ्रू होता है, दूसरा हमारा आया नर्वस सिस्टम। नाउ अब थर्ड क्या है हमारा? कैनेस्थेटिक सेंसेशन, ठीक है। अब कैनेस्थेटिक सेंसेशन क्या होता है? कैनेस्थेटिक सेंसेशन किसको बोलते हैं? कैनेस्थेटिक सेंसेशन को मसल मेमोरी भी बोलते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है? पोजीशन की अवेयरनेस होती है, ठीक है। हमारी जो पोजीशन है उसकी अवेयरनेस होती है। हमारे मूवमेंट, कोई भी बॉडी पार्ट का जो मूवमेंट होता है उसकी अवेयरनेस होती है, ठीक है। किसके थ्रू? हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स है उसके थ्रू, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? प्रोप्रियोसेप्टर्स। एग्जाम्पल के लिए मैं बोलती हूँ, अब हम आंख बंद करें, ठीक है। आंख बंद कर भी हम क्या कर सकते हैं? फ्लेक्शन कर सकते हैं ना, है ना। हम आंख बंद करके फ्लेक्शन कर सकते हैं। और अगर फॉर एग्जाम्पल घर में लाइट चले गई, घर में हमारे लाइट चले गई, हमें थोड़ी बहुत चीजें पता है कैसे चलना है, क्या है, हमें कुछ दिख रहा नहीं है, विजुअल हमारा नहीं है, बट हमारे मूवमेंट्स हो रहे हैं, हमको पता है कौन सी मूवमेंट कैसे करना है,
कैसे ठहरना है, वो सब किस वजह से होता है? कैनेस्थेटिक सेंसेशन की वजह से होता है। किस वजह से होता है? प्रोप्रियोसेप्टर्स की वजह से होता है। क्या होते हैं सेप्टर्स? प्रोप्रियोसेप्टर्स क्या होता है? कोई स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं, स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं जो मसल्स में, टेंडॉन्स में और जॉइंट्स में होते हैं। ठीक है, मसल्स में और जॉइंट्स में और टेंडॉन्स में स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, उनका काम क्या होता है? हमारी जो मूवमेंट होती है, पोजिशंस होती है लिम्ब की, उसको कराना। आया समझ में? हमारी जो मूवमेंट होती है लिम्स की, उसको कराना हमारा किसका काम है? प्रोप्रियो रिसेप्टर्स। क्वेश्चंस एग्जाम्स में आएंगे कि कैनेस्थेटिक सेंसेशन क्या है, प्रोप्रियो रिसेप्टर्स क्या है, तो मैंने इजीली समझा दिया कि प्रोप्रियो रिसेप्टर्स क्या है। आंख बंद करके हम जो भी पोजिशंस हमारे जो होते हैं हम कर सकते हैं, हमारे मूवमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं प्रोप्रियोसेप्टर्स। मतलब हमारी जो सेंसेशन होती है, फील कर सकते हैं, हम टच कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आंख बंद करके हम बॉल है, अब आप कोई आप आईज क्लोज कर दिए, गेम खेल रहे हैं, आपके सामने ला कर रखे कि ये क्या है, एप्पल ला कर रखते हैं, बॉल ला कर रखते हैं, आप हाथ से उसको टच करके पता कर देते हैं, मालूम हो जाता है कि अरे ये तो एप्पल है, राइट, ये तो बॉल है ना, ये पेंसिल है, ये क्या है, ये सब हमारा कैनेस्थेटिक सेंसेशन है, प्रोप्रियो रिसेप्टर्स है ना। सबको कोऑर्डिनेशन के बारे में समझ में आ गया? न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन समझ में आया? जल्दी बोलो, फिर आगे बढ़ेंगे, दूसरा पढ़ेंगे। ये किसी को कोई डाउट है? अदिति, अल्फिया, हर्षवर्धन, कुछ डाउट है? समझ में आया? ओके, ओके, तो मैं आगे बढ़ती हूँ। ठीक है, हमने कोऑर्डिनेशन तो पढ़ लिया है ना। अगर क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि व्हाट इज न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, हाँ, कोऑर्डिनेशन के मूवमेंट का क्या है, हमें मालूम हो गया डेफिनेशन क्या है, हमारे स्मूथ, एक्यूरेट एंड पर्पसफुल मूवमेंट्स को कोऑर्डिनेशन बोलते हैं, है ना। वो किस वजह से होता है, उसके थ्री पिलर्स तीन चीजों में डिवाइड है। किस किस वजह से होता है? ग्रुप एक्शन ऑफ मसल्स की वजह से होता है, नर्वस सिस्टम की वजह से होता है, हमारे नर्वस कंट्रोल की वजह से, और कैनेस्थेटिक सेंसेशन की वजह से होता है। और ये भी समझो, कैनेस्थेटिक सेंसेशन, प्रोप्रियो रिसेप्टर्स, ये भी एग्जाम में 2 मार्क्स में ऐसे अलग अलग दे सकता है। तो मैंने इसको अच्छे से समझाया, होपफुली तुम्हें समझ में आया होगा आप सबको। ठीक है, कि प्रोप्रियो रिसेप्टर क्या होता है, कैनेस्थेटिक सेंसेशन क्या होता है। ठीक है, अब हम कोऑर्डिनेशन तो पढ़ लिया हमने, अब हम क्या पढ़ेंगे? इनकोऑर्डिनेशन। अब इनकोऑर्डिनेशन क्या होगा? ऑब्वियसली ये जो हमारी ग्रुप ऑफ एक्शन मसल्स है, नर्वस सिस्टम है, या कैनेस्थेटिक सेंसेशंस है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम आएगा, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आएगा, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? इनकोऑर्डिनेशन। ठीक है, सिंपली। ठीक है, सी, इनकोऑर्डिनेशन का डेफिनेशन क्या है? जर्की, ये दिख रहा है मैंने यहाँ पर बनाया है, ठीक है, जर्की, इनएक्यूरेट और arrhythmic movements which are said to be incoordinated। मतलब हमारी जो मूवमेंट्स है वो सही से नहीं होंगे, जैसे हम स्मूथली हम कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन में, फ्लेक्शन एक्सटेंशन अच्छे से कर रहे हैं, नहीं वैसा नहीं होगा, हम कुछ भी मूवमेंट करते करते एकदम रुक जाएंगे। ठीक है, और इनएक्यूरेट मतलब जैसे हम एक जगह हमारी बॉल रखे हुआ है, यहाँ पर बॉल है, ठीक है, अब हम यहाँ बॉल, हाथ यहाँ नहीं लेके जाते, हम यहाँ इधर 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 लेके चल जाते हैं। ठीक है, इनएक्यूरेट, हमें कुछ पता ही नहीं है कहाँ पर क्या चीज है। ठीक है, इररिथमिक, एकदम हमारी बॉडी एकदम शेक होती रहती है, कुछ भी ऐसा मूवमेंट करते हैं हम बराबर रिदम के हिसाब से नहीं करते कुछ भी चीज, उसको क्या बोलते हैं? सिंपली इनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स, as the harmonious working together of the muscles is disturbed,
as the harmonious working together of the muscles is disturbed. हार्मोनियस मतलब मैंने अभी बोला ना कि कोई भी मूवमेंट में एक मसल नहीं काम करती है, बहुत सारे मसल्स काम करते हैं ना, अभी बोला है ना, उसको बोलते हैं हार्मोनियस। तो बहुत सारे जो मसल्स होते हैं वो एक साथ काम करना बंद कर देते हैं, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है, उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, डिस्टर्ब हो जाते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, इनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट। सी, जर्की, इनएक्यूरेट, अरिथमिक, इरिथमिक, ठीक है। जर्की, स्मूथनेस इज रिप्लेस्ड बाय सडन अनकंट्रोल्ड स्पाज्म, इनएक्यूरेट, प्रिसिजन इज लॉस्ट रिजल्टिंग इन डिविएशन फ्रॉम द इंटेंडेड पाथ। मैंने बताया अभी, जैसे एक तरफ कुछ है और हम दूसरी तरफ चले जा रहे हैं, ठीक है। एरिथमिक, द पर्पसफुल टाइमिंग एंड ऑर्डर ऑफ मसल्स एक्टिवेशन फेल, एक साथ हम अच्छे से नहीं कर सकते कोई भी मूवमेंट। हो गया हमारे इनकोऑर्डिनेशन का डेफिनेशन, पता चल गया क्या है। अब उसके कॉजेस क्या है, किस वजह से होता है, वीकनेस ऑफ और फ्लैसिडिटी, स्पास्टिसिटी, सेरेबेलर रीजन, लॉस ऑफ किनेस्थेटिक सेंसेशन। किनेस्थेटिक सेंसेशन अभी मैंने बताया है, राइट। वीकनेस और फ्लैसिडिटी में क्या है, लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन हो गया, लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन। लीजन का मतलब क्या होता है, किसी को पता है, एनीवन नोज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीजन? लीजन इज नथिंग बट कोई भी इंजुरी, कट या कुछ भी इसमें ब्रेक डाउन हुआ है वो मोटा न्यूरॉन में, उसको बोलते हैं लीजन, ठीक है। कुछ भी डिस्टर्ब हुआ है उसको बोलते हैं लीजन, ठीक है। लोअर मोटा न्यूरॉन लीजन प्रिवेंट्स अप्रोप्रिएट इम्पल्स रीचिंग द मसल्स। अगर लोअर मोटा न्यूरॉन में कोई भी प्रॉब्लम आया तो उससे क्या होगा, अभी मैंने जैसे ऊपर बताया था, ओके, हाँ, अभी मैंने यहाँ ऊपर जैसा बताया था कि हमारे ऐसे सिग्नल्स पहुंचते हैं ना, मैंने बताया था ना, पूरे सिग्नल्स पहुंचते हैं। तो अगर लोअर मोटा न्यूरॉन में कुछ भी प्रॉब्लम आया, बंद नहीं, कुछ भी प्रॉब्लम आ गया, उसमें कुछ भी फॉल्ट हो गया, ठीक है, रप्चर हो गया, कुछ भी हो गया, तो यहाँ पर हमारी सिग्नल्स नहीं पहुंचेंगे, ठीक है, कुछ भी सिग्नल्स हमारे यहाँ नहीं पहुंचेंगे, हमारी मसल्स क्या होंगी, वेस्ट हो जाएंगी, ठीक है। मसल्स को कोई सिग्नल नहीं पहुंच रहा है तो मसल क्या होंगी, वेस्ट हो जाएंगी, कोई यूज नहीं होंगी, वो एकदम से ढीली पड़ जाएंगी, वीकनेस आ जाएगा उसमें, राइट। दूसरा क्या है हमारी कॉज, स्पास्टिसिटी। स्पास्टिसिटी किसके वजह से होती है, अपर मोटर न्यूरॉन लीजन के लिए होती है, वजह से होती है। ये देखो, फ्लैसिडिटी लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन की वजह से होती है, और स्पास्टिसिटी, फ्लैसिडिटी किसकी वजह से होती है, लोअर मोटर न्यूरॉन की वजह से, और स्पास्टिसिटी किसकी वजह से होती है, अपर मोटर न्यूरॉन लीजन की वजह से, ठीक है। लीजन का मतलब मैंने अभी बताया था ना, तो लीजन ऑफ मोटर एरिया ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स। अगर सेरेब्रल कॉर्टेक्स में कुछ भी प्रॉब्लम आई, जैसे मैंने बताया कुछ भी वीकनेस आई, तो क्या होगा, हमारी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगी, ठीक है, एकदम रिजिड हो जाएगा, हम कुछ भी कोऑर्डिनेशन नहीं कर सकते, कोई मूवमेंट हमारी नहीं होगी, राइट। हो गया कॉज। और तीसरा कॉज क्या है, सेरेबेलर लीजन, हमारे सेरेबेलर अटैक्सिया। सेरेबेलर कॉर्टेक्स में कुछ भी लीजन हुआ, कुछ भी फॉल्ट आया, कुछ भी प्रॉब्लम आई, तो क्या होगा, अटैक्सिया होगा। अटैक्सिया का मतलब उसमें जो ए स्टैंड करता है उसका मतलब कहीं भी अगर ए आया, ठीक है, कहीं भी ए आया तो समझ जाना एब्सेंट, ठीक है, कहीं भी ए आया तो उसका मतलब क्या होगा, एब्सेंट, ठीक है। अटैक्सिया, लैक ऑफ हाइपोटोनिसिटी ऑफ मसल, ठीक है। एटेक्सिया मतलब लैक ऑफ हाइपोटोनिसिटी ऑफ मसल्स, मतलब मसल्स के अंदर
टोन नहीं होगा, ठीक है, एब्सेंट होगा। हमारा ये टोन रहता है ना, ये मसल है हमारी, वो नहीं होंगी, वो एकदम लूज हो जाएंगी, ठीक है। अब सेरेबेलर लीजन में हुआ अगर अटैक, तो क्या क्या होगा, लीजन अगर हुआ तो वहां पर कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो इनएडिक्वेट फिक्सेशन एक्शन, सही से हम कोई एक्शन नहीं कर सकते, मूवमेंट हमारी इरेगुलर रहेंगी, ठीक है। और ट्रिमर्स आएंगे, इंटेंशन ट्रिमर्स, मतलब कुछ भी काम करते करते एकदम से हमारी हाथ जो है शिवर करने लगेंगे, ठीक है, एकदम से ऐसे शिवर करने लगेंगे, ओके। लास्ट एक और कॉज क्या है हमारी, लॉस ऑफ कैनेस्थेटिक सेंसेशन। कैनेस्थेटिक सेंसेशन मैंने अभी बताया, प्रोप्रियोसेप्टर्स होता है ना। अगर उसके अंदर लॉस हो गया, मसल्स आर हाइपोटोनिक, इजीली टायर्ड, इनवॉलेंट्री मूवमेंट, कुछ भी मूवमेंट्स नहीं होंगी, क्योंकि कैनेस्थेटिक सेंसेशन का काम क्या है, मैंने अभी यहाँ बताया ना, कैनेस्थेटिक सेंसेशन का काम क्या है, कुछ भी नॉलेज उसके हर मूवमेंट का नॉलेज रहता है, और कौन सी लिम्ब का क्या पोजीशन है वो उसको मालूम होती है, किस वजह से, कैनेस्थेटिक सेंसेशन की वजह से, राइट, प्रोप्रियोसेप्टर्स की वजह से। अगर उसमें कुछ भी प्रॉब्लम आया तो क्या होगा, हमारे सेंसेशन लॉस हो जाएंगे, हम कोई वो मूवमेंट सही से कर नहीं पाएंगे, कोऑर्डिनेटेड कोई मूवमेंट नहीं होगा हमारा, है ना, राइट। तो यहाँ पर मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है, ये अच्छे से पढ़ लेना। समझ में आया सबको कि इनकोऑर्डिनेशन मूवमेंट किसको बोलते हैं? नहीं समझ में आया दीदी, क्या समझ में नहीं आया बताओ। सिंपली कोऑर्डिनेशन जो मूवमेंट्स होती है उसका अपोजिट, जैसे जर्की मूवमेंट होते हैं, ठीक है, इनएक्यूरेट, इरिथमिक मूवमेंट जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं? ओके, ठीक है। सो जर्की, जर्की, ठीक है, जर्की, इनएक्यूरेट, इरिथमिक मूवमेंट्स जो होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स। एज द हार्मोनियस वर्किंग टुगेदर ऑफ द मसल्स इज डिस्टर्ब। हार्मोनियस किसको बोलते हैं? मैंने अभी बताया था कि एक मसल वर्क नहीं करती है, कोई भी मूवमेंट में बहुत सारे मसल्स काम करते हैं, है ना, मिलकर। तो हार्मोनियस का मतलब होता है कि एक साथ मिलकर काम नहीं करते, जो हार्मोनियस का मतलब होता है, एक हार्मोनियस का मतलब है एक साथ मिलकर काम करने वाले मसल्स। तो इसमें क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो जा रहे हैं वो, राइट, पूरे मसल्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, एक साथ मिलकर काम नहीं करते। जैसे एगोनिस्ट है, एगोनिस्ट मतलब मेन मसल है, तो एंटागोनिस्ट का काम क्या होता है? रिस्ट्रिक्ट करना, है ना, मसल को लेंथन करना, रोकना मूवमेंट को। तो वो क्या करेंगी? काम नहीं करेंगी, तो हमारी मूवमेंट क्या होंगी? सही से नहीं होंगी, कोई भी मूवमेंट हमारी सही से नहीं होती है, कोऑर्डिनेशन में नहीं होती है, जर्की मूवमेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं? इनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट। इनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट को के कॉजेस क्या है? वीकनेस, वीकनेस और फ्लैसिडिटी, स्पास्टिसिटी, सेलिब्रल लीजन और लॉस ऑफ कैनेस्थेटिक सेंसेशन, ठीक है। तो लोअर वीकनेस और फ्लैसिडिटी किस में होती है? लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन में, राइट। लीजन किसको बोलते हैं? कोई भी मोटा न्यूरॉन होता है, उसके अंदर अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है, ब्रेक डाउन होता है, तो उसको बोलते हैं रीजन, ठीक है, कुछ भी खराबी आती है तो उसको बोलते हैं लीजन। वीकनेस और फ्लैसिडिटी मतलब मसल्स को लॉस हो जाना, ठीक है, वीक पड़ जाती है। स्पास्टिसिटी अपर मोटर न्यूरॉन लीजन में होती है, ठीक है। सेरेब्रल लीजन मतलब सेरिबेलर में
कोई भी प्रॉब्लम आती है तो क्या होता है, एटैक्सिया। ए का मतलब क्या होता है, एब्सेंट। कहीं भी ए आया तो उसका मतलब होगा एब्सेंट। एटैक्सिया का मतलब क्या हुआ, लैक और हाइपोटोनिसिटी ऑफ मसल्स। और सेलिब्रल लीजन होने की वजह से क्या क्या होता है, इनएडिक्वेट फिक्सेशन एक्शन होता है, मूवमेंट रेगुलर नहीं होती है, इरेगुलर होती है, और इंटेंशन ट्रिमर्स होता है। इंटेंशन ट्रिमर्स मतलब हम अगर कोई काम करने जा रहे हैं तो बीच में ही हमारे हाथ क्या होते हैं, एकदम शिवर होना शुरू कर देते, एकदम कांपने लग जाती है, हम वो बराबर से मूवमेंट नहीं कर सकते। लॉस ऑफ कैनेस्थेटिक सेंसेशन मतलब अभी मैंने बताया था, कैनेस्थेटिक सेंसेशन किसको बोलते हैं, प्रोप्रियोसेप्टार्स को। हमारे हर बॉडी के पार्ट में, मसल्स में, टेंडॉन्स में रिसेप्टार्स है, राइट, जो हम आंख बंद करके भी हम फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, है ना, हमें महसूस होते हैं। अगर उसमें कुछ भी प्रॉब्लम आया तो उसको बोलते हैं लॉस ऑफ कैनेस्थेटिक सेंसेशन, सेंसरी अटैक्सिया। ठीक है। क्योंकि कोऑर्डिनेशन और इनकोऑर्डिनेशन हमको मालूम पड़ गया है ना। अब इनकोऑर्डिनेशन अगर आया, अगर कुछ भी इनकोऑर्डिनेशन मूवमेंट्स का हुआ प्रॉब्लम, जैसे फ्लैसिडिटी या स्पास्टिसिटी, सेरेबेलर, क्या बोलते हैं, सेरेब्रल पार्सी, जो बच्चों में होता है ना, और स्ट्रोक, जो भी अपनी कंडीशंस होती है, उसके लिए हम क्या फ्रेंकल एक्सरसाइजेस यूज करते हैं। ठीक है। इन कोऑर्डिनेशन मूवमेंट्स के लिए, जैसे पार्किंसंस हो गया, वो सब बीमारी जब होती है, कंडीशंस जो होती है, उसके अंदर हम फ्रेंकल एक्सरसाइज यूज करते हैं, ठीक है, उसको प्रिवेंट करने के लिए। तो फ्रेंकल एक्सरसाइज का मतलब क्या है, ठीक है, फ्रेंकल एक्सरसाइज का मतलब क्या है, ठीक है, सिंपली इसको फ्रेंकल, ओके, फ्रेंकल एक्सरसाइज का मतलब क्या है, सिंपली फ्रेंक डॉक्टर एच एस फ्रेंकल ने ये इन्वेंट किया, क्या, फ्रेंकल एक्सरसाइज। ठीक है, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया, फ्रेंकल एक्सरसाइजेस। ठीक है। टू ट्रीट प्रोफाउंड सेंसरी अटैक्सिया ऑफ टेबिस डोर्सालिस। टेबिस डोर्सालिस क्या है, नथिंग, कुछ नहीं है। अभी मैंने क्या पढ़ाया था, कैनेस्थेटिक सेंसेशन पढ़ाया ना, अभी प्रोप्रियोसेप्टर्स पढ़ाया ना अभी मैंने। हाँ, उसके अंदर कुछ भी प्रॉब्लम आई, कुछ भी डिफॉल्ट आई, अभी बताया ना, लॉस ऑफ कैनेस्थेटिक सेंसेशन, उसको बोलते हैं टेबिस डोर्सालिस। तो फ्रेंकल, एच एस फ्रेंकल जो होते डॉक्टर है, उनके पास एक पेशेंट आया, उसको क्या हुआ, टेबिस डोर्सालिस। तो उन्होंने क्या करा, सोचा कि इसको दूसरे जो सेंसेशन है, जैसे हमारे दूसरे सेंसरी, ऑडिटरी है, विजन है ना, जो भी सेंसेशन हमारे बचे हुए अच्छे, उसको लेकर हम क्या करेंगे, जो हमारे पुराने मूवमेंट्स है उसको वापस लाने की हम कोशिश करेंगे। ये है फ्रेंकल एक्सरसाइज का मेन काम। A systemic series of motions of increasing difficulty। मैकेनिज्म क्या है इसका, इसमें क्या होता है, डॉक्टर फ्रेंकल ने क्या किया, ऐसे एक्सरसाइजेस बनाए जिसमें क्या होगा, हमारी जो डिफिकल्टी है वो क्या होती जाते रहे, इंक्रीज होते जाएंगी। ठीक है, जो हमारी मूवमेंट्स है उसको क्या करेंगे, इंक्रीज करते जाएंगे, रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज करेंगे, स्पीड इंक्रीज करेंगे, किससे, हमारे दूसरे जो सेंसरी जो लीजन्स है, सेंसरी सॉरी सेंसरी जो सेंसेस है हमारे, उसको लेकर। ठीक है, इसका गोल क्या है फ्रेंकल एक्सरसाइजेस का, स्टेब्लिश वॉलेंट्री कॉन्शियस कंट्रोल ऑफ मूवमेंट बाय यूटिलाइजिंग इंटैक्ट सेंसरी मैकेनिज्म। जैसे मैंने अभी बताया कि किसकी कैसा क्या यूज करेंगे, बोले सेंसरीज, जो हमारे विजुअल है, हियरिंग है, टच है ना। अभी मैंने पढ़ाया ना क्या, कैनेस्थेटिक सेंसेशन, ये पूरा उसके ऊपर ही डिपेंड है, फ्रेंकल एक्सरसाइज। ठीक है, टू कंपेंसेट एंटायरली लॉस्ट ऑफ कैनेस्थेटिक सेंसेशन, कैनेस्थेटिक सेंसेशन को वापस लाने के लिए
हमें ये एक्सरसाइज बताई गई है। कौन सी? फ्रेंकल एक्सरसाइजेस। ठीक है, यहाँ पर डेफिनेशन हमारा लिखा हुआ है, अ सिस्टमिक ग्रेजुएटेड सीरीज ऑफ एक्सरसाइजेस specifically treat ataxia by restoring rhythmic, smooth and coordinated movement। Obviously restore करना है हमको इनकोऑर्डिनेटेड जो मूवमेंट्स है उसको हमको कोऑर्डिनेशन मूवमेंट में लाना है ना। और कोऑर्डिनेशन मूवमेंट का मतलब क्या होता है? स्मूथ, रिदमिक और मूवमेंट्स जो होते हैं उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन मूवमेंट, है ना। तो हमको वो वापस लाना है तो कौन से एक्सरसाइजेस कराएंगे हम? फ्रेंकल एक्सरसाइजेस, राइट। यहाँ देखो मैंने भी पढ़ाया ना टिबिस डॉर्सालिस, है ना। टिबिस डॉर्सालिस के बारे में पढ़ाया ना। व्हेन प्रोप्रियोसेप्टिव रिसेप्टार्स इन मसल्स। ठीक है, किस मैंने क्या बोला था? रिसेप्टार्स रहते हैं किसमें? मसल्स में, जॉइंट्स में, टेंडॉन्स में, है ना। जब वो फेल हो जाते हैं, कैनेस्थेटिक सेंसेशन क्या होती है? लॉस हो जाती है। तो उसको क्या बोलते हैं? टिबिस डॉर्सालिस। ठीक है, द ब्रेन रिसीव्स, ब्रेन क्या रिसीव्स होता है? जीरो डाटा, जीरो डाटा रिगार्डिंग लिम्ब पोजिशन, है ना। प्रोप्रियो रिसेप्टर का मतलब ही ये होता है कि वो लिम्ब पोजिशंस मालूम करता है ना। तो वो जब लॉस हो जाता है तो इसको जीरो जीरो डाटा मिलता है, कुछ डाटा ही नहीं मिलता है, इसको कुछ मालूम ही नहीं पड़ता है। सिग्नल्स देखो यहाँ ब्रेक डाउन हो जा रहे हैं। द आईज क्लोज टेस्ट। अब इसमें हमें इसमें एक टेस्ट रहता है, राइट। आगे चल के पढ़ाएंगे हम कोऑर्डिनेशन टेस्ट के बारे में। ठीक है, तो एक पढ़ लो, आई क्लोज्ड टेस्ट, है ना। ये पढ़ा भी होगा। द पेशेंट बिकम्स इंटायरली अनेबल टू मेंटेन पोस्चर और परफॉर्म स्पेसिफिक मूवमेंट्स व्हेन विजुअल फीडबैक इज रिमूव्ड। आईज उसके क्लोज करते हैं, क्लोज करके उसको बोलते हैं, मतलब बिना उसको बोले जैसा वो चल नहीं सकता। अगर हम मैंने क्या बोला, अंधेरे में हमें पता होता है, जब हम हमारे घर में होते हैं हमें पता होता है कि हमें कहाँ जाना है, क्या करना है, अगर सडनली लाइट चले गई। लेकिन जब प्रोप्रियो रिसेप्टर्स चले जाते हैं, लॉस हो जाते हैं, है ना, टिबिस डॉर्सालिस जब आती है, सेंसरी अटैक्सिया होता है, तो पेशेंट को मालूम ही नहीं होता है कि हमको कहाँ जाना है, क्या करना है, राइट। अब फ्रेंकल एक्सरसाइजेस के तीन प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, फ्रेंकल एक्सरसाइज के तीन प्रिंसिपल्स है, कोर प्रिंसिपल्स है। उसको मैंने क्या किया? सिंप्लीफाई कर दिया सीपीआर में। ठीक है, फर्स्ट क्या है? कंसंट्रेशन। सेकंड क्या है? प्रिसिशन। थर्ड क्या है? रिपीटेशन। कंसंट्रेशन मतलब द पेशेंट मस्ट डिवोट एब्सोल्यूट मेंटल फोकस एंड अटेंशन टू द लिम्ब मूविंग, बीइंग मूव्ड। मतलब पेशेंट एकदम अटेंटिव होना चाहिए, उसको पूरा अटेंशन उसको वहीं लगाना चाहिए, कंसंट्रेट करके कि उसकी जो मूवमेंट हो रही है हाथ की या कौन से भी पैर की, कैसी हो रही है, कहाँ हो रही है, उसका पूरा कंसंट्रेशन कहाँ रहना चाहिए। जैसा फ्लेक्शन कर रहा है, ठीक है, हैंड का फ्लेक्शन कर रहा है, तो उसका पूरा ध्यान कहाँ रहना चाहिए? फ्लेक्शन पे ही रहना चाहिए, है ना। फ्लेक्शन पे उसका पूरा ध्यान रहना चाहिए। पोजीशन मतलब एवरी मूवमेंट मस्ट बी परफेक्टली एक्यूरेट एंड स्टॉप एट एग्जैक्ट इंडिकेटेड पॉइंट। मतलब अब मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पर टच करना है, ठीक है, तो पेशेंट को बराबर उसका हाथ लेके जाके यहीं टच करना है। उसको ना ऊपर ज्यादा करना है ना नीचे, उसको बराबर एक ही पॉइंट के पास टच करना होगा, राइट। तो उसमें क्या होना चाहिए? परसिशन होना चाहिए, है ना। क्या है प्रिंसिपल? एक तो कंसंट्रेशन होना चाहिए, दूसरा क्या होगा? परसिशन होना चाहिए, और तीसरा क्या है? रिपीटेशन, द कंटिन्यूस रिहर्सल और एक्यूरेट मूवमेंट टू फिजिकल रिस्ट्रेन द डैमेज न्यूरल पाथवे। हमारी जो रिपीटेशन है वो बराबर होनी चाहिए, जैसा आप एक बार बोले तो एक ही बार होना चाहिए, है ना। उसको हमको एक मूवमेंट का प्लान बनाना पड़ेगा कि ये कि कौन सा पेशेंट कौन सा मूवमेंट अच्छे से कर सकता है, उसकी रिपीटेशन उस हिसाब से हमें रखनी पड़ती है, राइट। ये इसके तीन कोर प्रिंसिपल्स हैं। ओके, सबको समझ में आ गया प्रिंसिपल्स? फ्रेंकल एक्सरसाइज समझ में आ गया, डेफिनेशन समझ में आ गया, फ्रेंकल एक्सरसाइज किसने निकाला था, क्यों क्यों बनाया था, समझ में आया? सब है क्लास में?
अगर कुछ नहीं समझ में आया बोलो, मैं अभी रिपीट करती हूँ। अदिति, अल्फिया, हर्षवर्धन, आगे बढ़ू? ठीक है, प्रिंसिपल्स हो गए, है ना, डेफिनेशन हो गया, किसने बनाया था, हिस्ट्री हो गई हमारी। अब क्या बचा हमारे पास? टेक्निक, राइट। अब टेक्निक मैंने डिवाइड किया है। पोजीशन, पेशेंट की पोजीशन कैसी होनी चाहिए? कंफर्टेबल, सूटेबल क्लोथिंग। पेशेंट की पोजीशन कंफर्टेबल होनी चाहिए। पेशेंट इज पोजिशन एंड सूटेबली क्लोथ so that he can see the limbs throughout the exercise. पेशेंट को अपनी जो लिम मतलब हमारे हाथ पैर, ठीक है, वो जो भी मूवमेंट हो रहा है उसको बराबर दिखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये प्रोप्रियो रिसेप्टर्स होना है ना। प्रोप्रियो रिसेप्टर्स का जो हम करा रहे हैं, प्रोप्रियो रिसेप्टर क्या है? हमारे सेंसेशन। तो हमारे सेंसेशंस को तो मालूम होना चाहिए ना, विजन को, ऑडिटरी, हमारे सब बराबर काम करने चाहिए, है ना। तो उसका पोजिशन बहुत अच्छा बराबर होना चाहिए, उसके कपड़े अच्छे बराबर होना चाहिए, फिट ये वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तभी तो उसको बराबर दिखेगा, हाथ पैर कैसे मूव कर रहा है, तभी उसको उसका रिसेप्टर्स आएंगे, है ना। समझ में आ गया? दूसरा टेक्निक क्या है? एक्सप्लेनेशन, कंसाइज एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन। अ कंसाइज एक्सप्लेनेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन of the exercise is given before movement is attempted to give the patient a clear mental picture of it. पेशेंट को हमेशा, सिर्फ फ्रैंकल एक्सरसाइज में नहीं, ठीक है, ये अच्छे से सुन लो, सिर्फ फ्रैंकल एक्सरसाइज में नहीं, कौन सी भी एक्सरसाइज कराओ, ठीक है, या कौन सा भी तुम इलेक्ट्रोथेरेपी में कौन सी भी मॉडलिटीज यूज करो, सबसे पहले तुम्हारा काम क्या होगा? पेशेंट को उस बारे में समझाना, ठीक है, एक्सप्लेन करना। हमेशा पेशेंट को एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है, सिर्फ इसमें नहीं, हर उसमें। जब तक पेशेंट समझेगा नहीं, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा उसके साथ में क्या हो रहा है क्या नहीं, उसको फायदा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। इसलिए हमेशा याद रखो, पेशेंट को सबसे पहले क्या करेंगे? हम एक्सप्लेन करेंगे कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, या ये मोडालिटीज में ऐसी होना, जैसा इलेक्ट्रोथेरेपी में करंट आता है, या ट्रैक्शन में कैसे ऐसे खिंचाव होती है, कौन से मूवमेंट में क्या होता है, ये सब हम पहले से एक्सप्लेन करना जरूरी है। नहीं तो पेशेंट डर जाता है, उसको कुछ भी फायदा नहीं होता है, ठीक है। तो इसका टेक्निक क्या है? एक्सप्लेनेशन, ठीक है। कंसाइज एक्सप्लेनेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एक्सरसाइजेस गिवन बिफोर मूवमेंट इज अटेम्प्टेड। कोई भी मूवमेंट करने से पहले उसको पूरा एक्सप्लेन करना चाहिए कि हम ऐसे ऐसा मूवमेंट करने वाले, ठीक है, ऐसी ऐसी एक्सरसाइज करने वाले। हो गया। थर्ड क्या है? अटेंशन। मैंने अभी इससे पहले भी बताया कि प्रिंसिपल में कि अटेंशन होना बहुत जरूरी है, फुल अटेंशन होना चाहिए, पेशेंट का फुल अटेंशन होना चाहिए। अटेंशन टू परफॉर्मेंस, द पेशेंट मस्ट गिव हिज फुल अटेंशन टू द परफॉर्मेंस ऑफ द एक्सरसाइज टू मेक द मूवमेंट स्मूथ एंड एक्यूरेट। मूवमेंट अच्छे से होना चाहिए, इसलिए क्या करना है? उसको पूरी अटेंशन देनी। अब वो अटेंशन कैसा देगा? सबसे पहले क्या रखे हमने? एक्सप्लेनेशन, है ना। पहले पोजीशन उसकी अच्छी कर दी हमने, ठीक है, फिर हमने पूरा उसको एक्सप्लेन कर दिया, तभी तो वो अटेंशन अच्छे से दे पाएगा, राइट। हमारे पे उसको ट्रस्ट गेन आएगा, तभी तो वो अटेंशन अच्छे से दे पाएगा। ओके, तो मित्रा हैज ज्वाइंड, द क्लास इज गोइंग टू फिनिश। ओके, तो हाँ, अटेंशन हमको क्या, हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, उसको अच्छी पोजीशन में रखेंगे, तभी तो हमारे पे भरोसा करेंगे और अच्छे से क्या करेंगे? वो अटेंशन देगा, है ना। सिंपल, अटेंशन उसकी हमारी वजह से ही आती है। द पेशेंट गिव हिज फुल अटेंशन टू द परफॉर्मेंस ऑफ द एक्सरसाइज टू मेक द मूवमेंट स्मूथ एंड एक्यूरेट। अब फोर्थ क्या है टेक्निक इसकी? स्पीड, रिदमिक, डेडेटिक, डिक्टेटेड मूवमेंट होना चाहिए। The speed of movement is dictated by the therapist by means of rhythmic counting, movement of her hand or the use of suitable music. मूवमेंट हमेशा क्या होंगी? रिथमिक होंगी। रिथमिक मतलब बराबर एक साथ, ठीक है। स्लो, स्पीड,
स्टार्टिंग में तो स्लो रखना चाहिए, धीरे धीरे उसको बढ़ाना चाहिए, आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो मूवमेंट क्या होंगी, स्पीड क्या रहना चाहिए, रिदमिक रहना चाहिए। तो आप वो रिदम कैसा करेंगे, या तो आप काउंट करो, या तो आप म्यूजिक लगा दो। जैसे आपको मूवमेंट चाहिए, स्लो चाहिए तो एक स्लो म्यूजिक लगा दो, फास्ट चाहिए तो फास्ट वाली म्यूजिक लगा दो, ठीक है। या फिर हैंड से भी क्लैप्स करके भी हम बताते हैं, स्लो क्लैप्स, फास्ट क्लैप्स, है ना। स्पीड हो गई हमारी। फिफ्थ क्या है हमारी, रेंज टू बी इंडिकेटेड, range of movement, the range of movement is indicated by marking the spot on which the foot or hand is to be placed। अभी मैंने समझाया था कि अगर मैं उसको बोलूं कि यहाँ टच करना है, ठीक है, यहाँ टच करना है, मैंने उसको एक रेंज दे दिया, किसको, पेशेंट को या किसी को भी एक रेंज दे दिया कि इधर टच करना है, तो उसको हमें क्या करना है, एक रेंज देना है, ठीक है, कि इधर टच करो, या इधर से नीचे से, फॉर एग्जांपल नीचे कुछ बॉल गिराओ, ठीक है, कि नीचे से बॉल उठाना है आपको, है ना, और बास्केट में डालना है, राइट। ये हमको रेंज हर चीज सेट करना है, ठीक है। ये हो गई हमारी फिफ्थ टेक्निक। सिक्स्थ टेक्निक क्या है हमारी, रिपीटेशन, कितनी बार रिपीट करना है, मेनी टाइम्स अंटिल परफेक्ट, देन मोर डिफिकल्ट सब्सटीट्यूटेड। जैसे मैंने अभी बताया था कि धीरे धीरे हमको बढ़ाना रहता है, ठीक है। रिपीटेशन, द एक्सरसाइज मस्ट बी repeated many times, many times until it is perfect and easy. It is then discarded and a more difficult one is substituted। समझ में आया। एक्सरसाइज को क्या करना है, हमें रिपीट करना है, ठीक है, रिपीट कराना है, कि एक बार नहीं, दो बार, है ना, जब तक उसको सही नहीं आ जाए। एक रेंज बना दो, ठीक है, एक एक्सरसाइज है, फॉर एग्जाम्पल आइसोमेट्रिक, ठीक है, उसको आइसोमेट्रिक को हम क्या करते हैं, 10 काउंट्स, 10 काउंट्स करो, 10 काउंट्स करो, होल्ड करो, है ना, आइसोमेट्रिक पढ़ा होगा, होल्ड करो आपकी सर्वाइकल मसल्स को 10 काउंट तक, ठीक है, फिर रुक जाओ, फिर उसके बाद फिर करो, कितनी बार करो, हमने उसको रिपीटेशन दे दिया 3 टाइम्स, है ना, हमने उसको रिपीटेशन क्या दिया, 3 टाइम्स, 10 सेकेंड का होल्ड दिया, और 3 टाइम्स उसको क्या बोला, रिपीटेशन। अगर वो उसके लिए इजी हो गया, 1-2 दिन के बाद उसको इजी लग गया, तो हम क्या करेंगे, उसका रिपीटेशन बढ़ाएंगे। ऑब्वियसली एक ही चीज पे अगर हम हमेशा रहेंगे तो हम कुछ भी काम नहीं कर सकते, ठीक है। हमें रिपीटेशन या हर चीज बढ़ानी होती है धीरे धीरे, एक ही चीज, एक ही रिपीटेशन नहीं रखना चाहिए, हमेशा धीरे धीरे कर कर बढ़ाना चाहिए। ओके, लास्ट क्या है, रेस्ट एंड फैटिग। हम उसको कैसे भी हर पेशेंट को रेस्ट देना बहुत जरूरी है, ठीक है। एज दिस एक्सरसाइजेस आर वेरी टायरिंग एट फर्स्ट। स्टार्टिंग में ये एक्सरसाइजेस क्या होंगे, बहुत ज्यादा थकाने वाले होंगे, ऑब्वियसली, ठीक है। कोई भी आप नया मूवमेंट करो, कौन सी भी एक्सरसाइज हो, नई नई स्टार्ट करो, आपको वो बहुत ही थकाने वाली रहेंगी, है ना। फ्रीक्वेंट रेस्ट पीरियड्स मस्ट बी अलाउड, फ्रीक्वेंट रेस्ट पीरियड्स मस्ट बी अलाउड, रेस्ट होना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है, ये बात समझ लो, क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर हम बार बार मूवमेंट करते रहेंगे, हम क्या होंगे, थक जाएंगे, और हमारी जो मसल है कुछ भी टेयर हो सकती है, ठीक है, उसके ऊपर ज्यादा लोड डालने की वजह से प्रॉब्लम और आ सकती है, और बिगड़ सकती है, आ रहा समझ में। तो इसलिए रेस्ट देना बहुत जरूरी है। द पेशेंट retain little or no ability to recognize fatigue, but it is usually indicated by a deterioration in the quality of movement or by a rise in the pulse rate। पेशेंट को समझ में नहीं आता है, बट हमारा काम है उसको रेस्ट देना प्रॉपर, राइट। उसको कब क्या कराना है, क्या नहीं कराना है, हमें पेशेंट को ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्व करके उस हिसाब से उसका पूरा प्लान बनाना है। सिर्फ यही फ्रेंकल एक्सरसाइज में नहीं, कौन सी भी तुम एक्सरसाइज करो या कौन सी भी मॉडलिटीज यूज करो, ये जो है टेक्निक्स, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ये डॉक्टर फ्रेंकल ने ये टेक्निक्स बताया हमें, ये दूसरे इसमें भी काम आने वाली है, ठीक है। टेक्निक सबको मालूम पड़ गई, सबको अच्छे से मालूम पड़ गई मैम। और भी टेस्ट होंगे ना, मतलब कौन से टेस्ट होंगे, मैंने ये टेस्ट नहीं है, ये सिर्फ टेक्निक्स है अदिति, ये टेक्निक्स है,
कोऑर्डिनेशन के टेस्ट अलग है, वो अपन बाद में पढ़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल फिंगर टू नोज टेस्ट, शिन टू हिल टेस्ट। आ रहा समझ में? ये फ्रेंकल एक्सरसाइज के टेक्निक्स है, इसको अच्छे से याद रखो। अगर फ्रेंकल एक्सरसाइज पूछा गया तो उसमें तुम्हें एग्जाम में क्या करना पड़ेगा, फ्रेंकल एक्सरसाइजेस या फिर कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइजेस याद रखो। मैं तुम लोग को क्या समझा रही हूँ, फ्रेंकल एक्सरसाइजेस लिखा हुआ आया क्वेश्चन में या फिर कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइजेस आया लिखा हुआ, तो तुम लोग क्या लिखेंगे, यही लिखेंगे, फ्रेंकल एक्सरसाइजेस लिखेंगे। समझ में आ रहा है? ये पूरा जो भी मैंने अभी समझाया कैसे होता है एक्सरसाइज, इसको किसने इन्वेंट किया और उसका डेफिनेशन, गोल क्या है, ये सब क्या लिखेंगे। कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्सरसाइजेस पूछा गया या फिर फ्रेंकल एक्सरसाइज पूछा गया, क्या लिखेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, फिर उसके कोर प्रिंसिपल्स लिखेंगे, राइट। फिर क्या लिखेंगे हम, टेक्निक्स लिखेंगे। किसमें, फ्रेंकल एक्सरसाइज पूछो या फिर कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइज पूछो। समझ में आ गया? ये हमारे टेक्निक्स है, 7 टेक्निक्स। ये टेस्ट नहीं है, टेस्ट अलग है। अब फ्रेंकल ने क्या करा, एक प्रोग्रेशन का रूल भी दिया है। ठीक है, प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन क्या है, प्रोग्रेशन इज नथिंग बट लाइक प्रोग्रेस, जो भी हमारे, हम जो भी मूवमेंट कर रहे हैं, मैंने अभी बताया कि पहले हम स्लो करते हैं, फिर धीरे 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 हम बढ़ते हैं। जैसे 5, पहले हम जिम को जाते हैं तो 5 किलो का डंबल उठाते हैं, राइट। फिर हम वो 5 किलो के डंबल से फ्लेक्शन ये वो करके हमारे बाइसेप्स मसल्स को अच्छे स्ट्रॉन्ग करते हैं, और हम क्या होता है, आदत हो जाती है। ठीक है, अब वही हम 5 किलो के डंबल से तो हर दिन जाकर एक्सरसाइज नहीं कर सकते ना, हमने उसको फिर 10 kgs करा, राइट। तो हमें क्या, प्रोग्रेशन करना पड़ता है, अल्टरनेटिंग ऑफ स्पीड, रेंज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एक्सरसाइज। प्रोग्रेशन का मतलब ये है कि हमें उसकी स्पीड में, ठीक है, और उसके रेंज में हमें प्रोग्रेशन करना पड़ता है, मतलब बढ़ाना पड़ता है। फर्स्ट क्या है, स्पीड, फास्ट टू स्लो। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, फास्ट टू स्लो। फास्ट रिदमिक मूवमेंट्स रिक्वायर, fast rhythmic movement requires less concentration and are introduced first। जो मूवमेंट इजीली हो जा रही है वो हम क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे। ठीक है, स्लो मूवमेंट डिमांड इमेंस सस्टेन्ड न्यूरल कंट्रोल एंड आर एडवांस्ड। जो स्लोली हम जो मूवमेंट करते हैं वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, वो क्या करेंगे, हम लास्ट में करेंगे। सबसे पहले कौन सी मूवमेंट करेंगे, जो इजीली होती है, फास्ट होती है, रिदमिक जो मूवमेंट्स होती है उसको हम सबसे पहले करेंगे। ठीक है, समझ में आया? सेकेंड क्या है, लार्ज टू स्मॉल जॉइंट्स में, जॉइंट्स में हमें क्या करना पहला है, सबसे पहले हम बड़े जो जॉइंट्स है, जैसे हमारी प्रोक्सिमल, मैंने एनाटॉमी क्लास में पढ़ाया था, प्रोक्सिमल मतलब जैसे हाथ पैर के जो हमारे जॉइंट्स होते हैं, लाइक शोल्डर है ना, लार्जर जो जॉइंट्स होते हैं उनको हमें सबसे पहले करना पड़ेगा एक्सरसाइज, सबसे पहले उनको उनको कराना पड़ेगा। फिर हम जाएंगे फाइन मोटार्स। फाइन मोटार्स किसको बोलते हैं, जो हमारे फिंगर्स के जो मूवमेंट्स होते हैं ना, जैसे हम पेंसिल पकड़ते हैं, खाना खाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पेंसिल पकड़ते हैं, खाना खाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, फाइन मोटार्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फाइन मोटार्स। ठीक है, तो वो जो स्मॉलर जॉइंट्स है वो क्या, कब उसके उसको कब काम में लाएंगे हम, बाद में, लास्ट में। सबसे पहले हम बड़े मसल्स को, लाइक बड़े जो जॉइंट्स है उसको उसको हम एक्सरसाइज करने के लिए देंगे, राइट। हाँ, फाइन मोटार्स। फाइन मोटार्स किसको बोलते हैं, जो हमारे फिंगर्स के जो क्या बोलते हैं, मूवमेंट होती है, जैसा पेंसिल पकड़ना है ना, अपनी बॉल पकड़ना, खाना खाना, उसको बोलते हैं फाइन मोटार। ठीक है समझ में? याद रखो इसको। लास्ट ही क्या है, वाइड एंड वाइड टू लिमिटेड रेंज। रेंज, अनरिस्ट्रिक्टेड, वाइड रेंजेस
मोशंस आर इजियर देन मूवमेंट्स रिक्वायरिंग प्रिसाइज लिमिटेड स्टॉपिंग पॉइंट्स। मतलब जो बड़ी मूवमेंट्स है वो हमें पहले करना है, छोटे छोटे जो मूवमेंट्स है वो हमें क्या करना है, बाद में करना है, राइट। ये हमारा फ्रेंकल, डॉक्टर फ्रेंकल ने ये एक रूल बना के दिया है हमें प्रोग्रेशन का, ठीक है, कि कौन सी मूवमेंट कैसी करनी है, कौन सी एक्सरसाइज कब करनी है, कौन सी जॉइंट पहले कब करनी है। ठीक है, समझ में आया। So when proprioceptor fails, the brain is blind to the body's position. Frankel exercises force a neurological bypass by demanding extreme concentration. Frankel exercise क्या करता है, हमें जो हमारे मूवमेंट्स है जो हम नहीं कर सकते, जो भी बचे हुए विजुअली सेंसेशंस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उसको वापस ला सकते हैं। ठीक है, द ब्रेन लर्न्स टू प्रोसेस विजुअल इनपुट वॉचिंग द लिम, है ना, लिम्स को वॉच करने से उसको क्या आएगा, विजुअल इनपुट आएगा। एंड ऑडिटरी इनपुट लिसनिंग टू द रिदमिक काउंट, वो जब सुनेगा रिदम को, उसके हिसाब से वो मूवमेंट कर रहा है, जैसे 1 2 3 4। अच्छा, डांस में हम करते हैं ना, डांस करते हैं ना, जब देखा होगा किसी ने कोरियोग्राफ, है ना, 1 2 3 4 ऐसे, वैसे ही हम इसमें फ्रेंकल एक्सरसाइज में करते हैं। सिंपल। एक तो हमने हमारी एक टेक्निक क्या थी, उसको अच्छी पोजीशन देना ताकि वो अपना लिम देख सके। जब हम लिम्स हमारे देखते हैं तभी तो हमें मूवमेंट मालूम होती है कि हम ऐसा फ्लेक्शन कर रहे हैं, एक्सटेंशन कर रहे हैं, है ना, मालूम होती है ना, देखने से, देखने से ही तो मालूम होता है कुछ भी। और आवाज आवाज सुनकर भी हमारे दिमाग काम करता है ना, उसके ऊपर काम करना शुरू कर देता है। आया समझ में। अब बेनिफिट्स क्या है फ्रेंकल एक्सरसाइजेस के, बेनिफिट्स ऑफ फ्रेंकल एक्सरसाइजेस क्या है, कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करती है, ठीक है, बैलेंस को इम्प्रूव करता है, बॉडी अवेयरनेस लाती है, राइट, सेलेक्टिव मूवमेंट्स को इम्प्रूव करता है, प्रोप्रियोसेप्शन इम्प्रूव करता है। आया समझ में। तो जब हमारे से कोऑर्डिनेशन के मूवमेंट्स के बारे में पूछा जाएगा या एक्सरसाइजेस के बारे में पूछा जाएगा, फ्रेंकल एक्सरसाइज के बारे में पूछा जाएगा, तो हम उसको ऐसे सीक्वेंस में लिखेंगे। आया समझ में। ठीक है, पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे, फिर उसका कोर प्रिंसिपल लिखेंगे, फिर हम क्या करेंगे, ये पूरे टेक्निक्स लिखेंगे, 7 टेक्निक्स, है ना, पोजिशन, एक्सप्लेनेशन, अटेंशन, स्पीड, रेंज, रिपीटेशन, रेस्ट, राइट। फिर हम प्रोग्रेशन का रूल लिखेंगे कि हमको पहले फास्ट से स्लो रखना है, पहले लार्ज मूव ज्वाइंट्स करना है ना, पहले वाइड से फिर लिमिटेड करना है मूवमेंट। फिर हम लिखेंगे लास्ट में बेनिफिट्स ऑफ फ्रेंकल एक्सरसाइजेस। ठीक है, ये कुछ फ्रेंकल एक्सरसाइजेस है, ये हमारी बुक में है स्टिक डायग्राम्स में। ठीक है, मैंने इसको कलरफुल किया है। सबको सब समझ में आ गया, कोऑर्डिनेशन, इनकोऑर्डिनेशन, फ्रेंकल एक्सरसाइजेस, कुछ भी डाउट है। एनीवन हैव, ओके, तो क्लास सब समझ में आ गया। ठीक है, कुछ भी डाउट है तो पूछो। Frankel exercises are a series of coordination exercises designed to promote motor control, coordination, and proprioception of the upper and लोअर लिम्स, है ना, सेम बात है। फ्रेंकल एक्सरसाइज क्या है, मैंने क्या बताया, उसमें क्या होता है, मोटर कंट्रोल होता है हमारा, कोऑर्डिनेशन सीखते हैं हम, और हमारी लिम्स मेन चीज है, अपर या लोअर लिम्स का प्रोप्रियोसेप्शन सीखते हैं। प्रोप्रियोसेप्शन क्या है, नथिंग बट हमारी जो सेंसेशन, सेंसरी विजुअल्स जो है वो काम करती है ना, हमारे रिसेप्टर्स हर जगह है, जॉइंट्स में, मसल्स में, वो हमें आंख बंद करके भी हम मालूम पड़ जाता है हमें कि फ्लेक्शन हो रहा है या एक्सटेंशन हो रहा है या कौन सी चीज कहाँ है, उसको बोलते हैं प्रोप्रियोसेप्शन। तो एक्सरसाइज फॉर द लेग्स इन लाइंग, लाइंग
head raised, hip abduction and adduction. The leg is fully supported throughout on a smooth surface of a plinth or on a re-education board. मतलब एक हमारा एक क्या होगा, बेड होगा हमारे पास, एक्सरसाइज थेरेपी का बेड रहता है ना, उसके उसके ऊपर हमें क्या रखना है, एक पिल्लो, थोड़ा अच्छी तरीके से हाई, ठीक है। फिर वो क्या करना है, हमें अबडक्शन और अडक्शन करना है। मूव द लेग आउटसाइड, मतलब अबडक्शन ऑब्वियसली मिड पॉइंट से अगर अवे गया, दूर गया, ये हमारा मिड पॉइंट रहता है, ठीक है, मैंने एनाटॉमी में बताया था, ये हमारे मिड पॉइंट है। उससे अगर दूर गया तो वो क्या होता है, अबडक्शन, मतलब वो लैटरल हो गया, ठीक है। अडक्शन मतलब मिड पॉइंट के पास में आ गया तो क्या होगा, अडक्शन, राइट। दूसरा क्या है हमारा, लाइन हेड रेस्ट, इसमें भी हेड को क्या करे, उठा कर रखे हम, लाइट। वन हिप एंड नी फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, द हील इज सपोर्टेड थ्रू आउट and slides on the plinth to a position indicated by the physiotherapist. फिजियोथेरेपिस्ट जो पोजीशन बताएगा वो पोजीशन में इसको मूवमेंट करना है पेशेंट को या कोई भी इंडिविजुअल, राइट। एक एक जो हिप है वो बेंड करेंगे हम, नी और हिप को बेंड, वन हिप एंड नी, देन स्लाइड द हिल out to extend the knee and hip, then slide back to the starting position. हमें ये स्लाइडिंग पोजीशन करना है, स्लाइड करना है, पहले फोल्ड करना है फिर स्लाइड करना है, फोल्ड करना है फिर स्लाइड करना है, समझ में आ गया। थर्ड क्या है, लाइन में हेड रेज में क्या है, वन लेग रेजिंग टू प्लेस हिल, यहाँ पर थेरेपिस्ट दिख रहा है, टू मार्क में बी मेड ऑन द प्लिंथ on the patient's other foot or shin, or the heel may be placed in the palm of the therapist. हमें क्या करना है, एक लेग को रेस करना है, उठाना है, ठीक है। कौन सा भी मार्क जो भी दिया कि यहाँ तक उठाना है या यहाँ तक, जहां भी उठाना है वहां तक हमें पकड़कर उसको रखना है, ठीक है, समझ में आ गया। All the above exercises are repeated continuously to a rhythmic count or a suitable music. ये जो भी जितने भी एक्सरसाइज मैंने ये यहाँ पर पूरा जो चार्ट बनाया है, बुक में स्टिक डायग्राम है, इसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है एक जगह पे, ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ना। वो सब ये जो भी मूवमेंट्स होंगे वो किस चीज में होंगे, मैंने अभी बताया क्या होगा, रिदमिक मूवमेंट होंगे, काउंट होगा या फिर एक म्यूजिक लगाएंगे स्लो या फास्ट, ठीक है। अब इसके जनरल पॉइंट्स देखो क्या है, परफॉर्म इन पेन फ्री रेंज, पेन फ्री रेंज में हमको मूवमेंट्स करना है, कुछ कुछ मूवमेंट्स हमें अवॉइड करना है, ठीक है। और क्वालिटी और क्वांटिटी, कब म्यूजिक लगाएंगे, म्यूजिक कब लगाएंगे, क्या मतलब, पेशेंट को एक मतलब एक रिदम देना है ना हमें, जैसे 1 2 3 4 ऐसे बोलते हैं ना, तो आप 1 2 3 4 बोलने की जगह आप म्यूजिक लगा लो, छोटा मोटा हल्लू, स्लोली, ताकि दूसरे पेशेंट्स ना डिस्टर्ब हो, या हमारा एक एक्सरसाइज थेरेपी रूम रहता है वहां पर लगा लो। कब मूवमेंट, जब हम मूवमेंट करते हैं ना, जब जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अबडक्शन अडक्शन हो रहा है ना, उसमें कि उसको कैसे करना है, म्यूजिक लगाएंगे या फिर काउंट करेंगे 1 2 3 4 ऐसे, राइट। कौन सा भी मूवमेंट हो हमको क्या करना है, रिदम देना है। क्यों देना है रिदम, क्योंकि हमको ऑडिटरी, हमको जो हमारा सेंसेशन है उसको काम कराने के लिए, समझ में आ रहा है। उसके दिमाग में जब हम ये म्यूजिक डालेंगे या फिर ऐसे गाना डालेंगे या फिर हमारा 1 2 3 बोल के डालेंगे या क्लैप्स डालेंगे, तो उसको वो चीज याद रहेंगी। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये जो फ्रेंकल एक्सरसाइज में हम क्या करते हैं, हमारे प्रोप्रियो रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करते हैं, राइट, जो हमारे सेंसेशंस होते हैं उसको एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। इसलिए हमारा कुछ भी रिदम देना, म्यूजिक या हमारी 1 2 3 ऐसा बोलना बहुत जरूरी है, ठीक है। आया समझ में, आ गया अदिति को अब कि म्यूजिक कब लगाना है। अगर नहीं लगाए तो, नहीं लगाए तो 1 2 3 बोलो, उसको समझ, उसको ऑडिटरी मतलब उसका जो कान से वो सुनेगा ना तो उसको समझ में आएगा ना, उसका सेंसेशन काम करना चाहिए। अगर वो बहरा है समझो, वो सुन नहीं सकता, तो हम उसको विजुअलाइज करेंगे ना, आंखों से दिखाएंगे उसका लिम्ब
मूव कर रहा है, इसीलिए तो यहाँ पर क्या करे हमने, क्या करा, इसको, इसका हेड को रेस कर दिया, ताकि वो ये देख सके, इसका जो मूवमेंट है, abduction एडक्शन हो रहा है, वो देख सके। इसलिए हमने क्या करा, उसको हेड को रेस करा। ठीक है, म्यूजिक नहीं लगा है तो आप 1 2 3 बोलो या फिर क्लैप्स करो, उसको वो दिमाग में ध्यान रहेगा कि अरे ये ऐसे ऐसे मूवमेंट करना है, ऐसे होता है। आया समझ में? ओके, क्लास सबको समझ में आई? एंड करूँ? पीडीएफ में भेजूंगी ग्रुप में। किसी को कुछ भी डाउट है? ओके, कोई बात नहीं। तो अदिति, आपको कोई डाउट है? क्लास समझ में आई अच्छे से? अगर कुछ भी डाउट, हाँ, क्लास अच्छे से समझ में आई, अगर कुछ डाउट है तो मेरे को पूछ सकती हो, इस टॉपिक के बारे में मेरे को डीएम भी कर सकती हो, ठीक है? थैंक यू फॉर अटेंडिंग माय क्लास। हर्षवर्धन। हाँ, ये मेरे मेरे साथ ये फर्स्ट क्लास थी, राइट? अच्छा, हर्षवर्धन ने अभी ज्वाइन किया, नहीं कट हो गया? अच्छा, चलेगा। ठीक है, ठीक है, चलो, थैंक यू अदिति। अगर कुछ भी डाउट होगा इसके रिलेटेड तो मेरे को डीएम करना, ओके? ऑल द बेस्ट, बाय।